आज के इस जन संवाद के कार्यक्रम में लखनऊ में उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के और उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही कर्मशील और संवेदनशील अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी, हमारे रजनीकांत महेश्वरी जी, हमारे विजय बहादुर पाठक जी, हमारे महामंत्री श्री गोविंद शुक्ला जी, यहाँ दिल्ली में मेरे साथ उपस्थित भारत सरकार में मंत्री श्री वी.के. सिंह जी, भारत सरकार में मंत्री श्री संजीव बालियान जी और इस वर्चुअल रैली के साथ जुड़े हुए लाखों कार्यकर्ता ब्रज क्षेत्र के और पश्चिम क्षेत्र के, आज हम सब लोग इस वर्चुअल रैली के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत की तरफ मोदी जी के द्वारा दिए गए दृष्टि को आप सबके साथ संवाद के माध्यम से, जन संवाद के माध्यम से चर्चा करने का मुझे मौका मिला है। लेकिन हम जब इस जन संवाद रैली में भाग ले रहे हैं तो हम जानते हैं कि गलवान में हमारे भारतीय जवान देश की रक्षा करते हुए, देश की सीमा की रक्षा करते हुए शहादत उन्होंने दी है। उनके प्रति हम सब लोग जहां श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, वहीं उनके परिवारजनों को ईश्वर ताकत दे, क्योंकि यह सपूत सिर्फ उनके परिवार के सपूत नहीं थे, ये भारत के सपूत थे। इसलिए 135 करोड़ का देश उनके साथ खड़ा है और उनको सबल दे रहा है, ऐसा मैं मानता हूं और उनको ईश्वर ताकत दे, ये मैं कहना चाहता हूं। मित्रों, आज जब हम यहां पर वर्चुअल रैली में एकत्र हुए हैं तो हम कोरोना संकट के साये में हम यहां पर एकत्र हुए। कई लोगों ने इसमें अपने जीवन लीला उनकी समाप्त हुई है। मैं अपनी ओर से और आप सब की ओर से उनको भी श्रद्धांजलि देता हूं और जो लोग कोरोना के संक्रमण से ग्रसित हैं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो जल्दी ठीक हो और फिर से अपने दैनंदिन जीवन में लगे। और साथ ही साथ पिछले 3 महीने से जिस तरीके से कोरोना वायरस के लड़ने वाले कोरोना वॉरियर्स दिन रात काम करते हुए मानवता की सेवा कर रहे हैं, उनको भी मैं साधुवाद देता हूं, हौसला दिलाता हूं। सारा देश आपके प्रति नम्र है और नमन करता है, क्योंकि आपने विपरीत परिस्थितियों में अपनी जान को जोखिम में डालकर मानवता की सेवा की है। इसलिए आपकी भी हम सब लोग हौसला अफजाई करते हैं। मित्रों, जब मैं यहां पर चर्चा कर रहा हूं इस वर्चुअल रैली के माध्यम से, तो मेरे मन में बैठे बैठे कुछ प्रश्न खड़े हो रहे थे। जब हम लॉकडाउन की परिस्थिति में गए तो विचार आया कि क्या पार्टी को भी लॉकडाउन करना पड़ेगा? हम कैसे लाखों लोगों की सेवा कर पाएंगे जो इस संक्रमण काल में जूझ रहे हैं? हम कैसे इन करोड़ों लोगों को अपने तरफ से जोड़ पाएंगे और पार्टी की गतिविधि के माध्यम से सेवा कार्य कर पाएंगे? ये हम कैसे कर पाएंगे? लेकिन हम जानते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। मैं अपने साथियों को बधाई देना चाहता हूं कि इस संक्रमण काल में इस डिजिटल वर्ल्ड का, डिजिटल टूल का प्रयोग करते हुए वर्चुअल मीटिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सारे देश को राष्ट्रीय स्तर से लेकर के बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को जागृत करके सेवा कार्य में लगाने का काम किया, तो अकेली भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं ने इसको पूरा किया। लाखों कार्यकर्ताओं। और ये कहने के लिए नहीं कह रहा, मैं सिर्फ शब्दों में नहीं कह रहा,
यह सिर्फ अकेले हमने नहीं किया, सारी पार्टी ने ऊपर से नीचे तक। अगर मैंने 150 वीडियो कॉन्फ्रेंस करके जिला के अध्यक्ष से जुड़ने का काम बीड़ा उठाया, अगर सभी सांसदों से बातचीत करने का काम किया, अगर सभी मेयर से मिलने का काम किया, अगर सभी विधायकों को पार्टी के काम में लगाने के लिए जुड़े, तो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भी, प्रदेश के महामंत्री भी, राष्ट्रीय पदाधिकारी भी लगभग 4000 वीडियो कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने ऊपर से लेकर के नीचे बूथ लेवल तक पार्टी को एक्टिवेट किया और सेवा कार्य में लगाया है। इसलिए मैं पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं। एक बहुत बड़ा काम कभी हमने नहीं सोचा था। हमने भी विपत्ति काल में एक छोटे इलाके में छोटे समय तक काम किया था, लेकिन सारी पार्टी सारे देश में इतने लंबे समय तक सेवा कार्य को चलाए, यह छोटी घटना नहीं है। लगभग 19 करोड़ फूड पैकेट भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जरूरतमंद तक फीड द नीडी कार्यक्रम में पहुंचाने का काम किया है। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। लगभग 5 करोड़ राशन किट मोदी किट के नाम से, 5 करोड़ मोदी किट के नाम से हमारे कार्यकर्ताओं ने 10 दिन का राशन, 20 दिन का राशन, 1 महीने का राशन जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। और यह बिना सरकार की मदद के अपने सामाजिक स्रोतों के माध्यम से इस काम को किया है। उत्तर प्रदेश भी पीछे नहीं रहा है। लगभग 3.5 करोड़ फूड पैकेट आपने पहुंचाए हैं। 5 करोड़ फूड पैकेट आपने पहुंचाए हैं, क्षमा करिएगा। लगभग 45 लाख से ज्यादा आपने राशन किट बांटे हैं। और इसी तरीके से आपने लाखों कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में जागृत किया है। यह मैं आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं। अभी हम इस वर्चुअल रैली के माध्यम से आपके साथ हम यहां जुड़े हैं। यह भी 25वीं विजुअल रैली हो रही है और इस विजुअल रैली के माध्यम से करोड़ों कार्यकर्ताओं तक और अपने समर्थकों तक हम लोग पहुंच पाए हैं। आज मैं ये 25वीं विजुअल रैली कर रहा हूं और मुझे खुशी है कि यह विजुअल रैली, जिस रैली को हम सामान्य परिस्थिति में किया करते थे, उसमें बहुत ताकत लगाएं तो 1 लाख 1.5 लाख लोग इकट्ठा होते थे, लेकिन इसी रैली में 30 लाख से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं। इसको हमको समझना चाहिए। यह वर्चुअल रैली की क्या ताकत है, इसको भी हमको समझना चाहिए। कल मैंने राजस्थान के कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की। 70 लाख लोग वीडियो का इस वर्चुअल रैली में जुड़े थे, 70 लाख। कल मैंने तेलंगाना के कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की। 50 लाख लोग इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के साथ जुड़े थे। कभी 50 लाख लोगों की रैली करना हो तो आप समझिए कि कितना कठिन होता है, और हो सकता है कि नहीं हो सकता है, यह भी समझना मुश्किल है। लेकिन इस वर्चुअल रैली के माध्यम से हम लोगों तक ज्यादा जुड़ सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। यह भी इसमें से हम सबको ध्यान में आता है और उसका हम लोग सदुपयोग कर रहे हैं। यह मैं कहना चाहता हूं। मैं यह भी कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं जब वर्चुअल रैली को यहां से कर रहा हूं तो आपके साथ में अपने तजुर्बे भी शेयर करना चाहता हूं। आप सब पर समय समय पर कैमरा जूम करता है तो मैं देख पाता हूं कि सुनील बंसल जी बैठे हैं, श्रीकांत शर्मा जी बैठे हैं, बलदेव सिंह औलख साहब बैठे हुए हैं, हमारे बाकी लोग, हमारे कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। सबको मैं पहचान पाता हूं। अगर मैं बात करूं तो अश्विनी त्यागी जी मुझे दिखते हैं, मुझे संजीव शर्मा दिखते हैं, मुझे उमेश राणा दिखते हैं, मुझे अजीत त्यागी जी दिखते हैं लोनी से। यह क्यों संभव हो पाता है? क्योंकि आप पर जब जूम रैली में जब जूम करता है कैमरा तो आप सबको मैं देख पाता हूं। अगर मैं सामान्य रैली कर रहा होता तो मैं नहीं देख पाता, लेकिन यहां आपके एक्सप्रेशंस को मुझे देखने का मौका मिलता है। यह मैं कहना चाहता हूं। मित्रों, अगर मैं बात करूं, जब हम मोदी 2 के प्रथम वर्ष 2019-20 की चर्चा कर रहे हैं तो मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि मोदी जी ने 6 साल में 2014 से लेकर 2020 में जो 6 दशक
का गैप था उसको पाटने का काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व ने देश में किया है, इसको हमको समझना चाहिए। मोदी जी हैज बीन एबल टू ब्रिज द गैप ऑफ 6 डिकेड्स इन 6 years। और जब मैं मोदी 2 के प्रथम वर्ष की बात करता हूं, यानी 2019-20 की बात करता हूं, तो मैं बड़े गर्व के साथ यह कह सकता हूं कि यह साल उपलब्धियों का भी साल रहा है और चुनौतियों से निपटने का भी साल रहा है, जिसको बखूबी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व ने निपटा है, यह मैं आपके साथ कहना चाहता हूं। आप याद कीजिए कोविड-19 का संक्रमण, जब दुनिया के सारे महाशक्तिशाली देश अपने आप को असहाय महसूस कर रहे थे, छोटे छोटे देश जिनकी संख्या बहुत छोटी है, उनके भी स्वास्थ्य की सेवाएं लगभग असहाय हो गई थी, क्रम्बल डाउन कर गई थी, वह कार्य करने योग्य नहीं रह गई थी, वह एक तरीके से लाचार परिस्थिति में थे। ऐसे में मोदी जी ने 135 करोड़ देश को एक नेतृत्व दे करके, एक सबल नेतृत्व दे करके, एक समय पर लॉकडाउन लगा करके, टाइमली और बोल्ड डिसीजन लेकर के करोड़ों करोड़ों 135 करोड़ की जनता को सुरक्षित करने का काम किया, तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है, इसको हमको समझना चाहिए। आप याद कीजिए जब उस समय लॉकडाउन किया गया था तो भारत एक भी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट नहीं बनाता था। पीपीई किट यह भारत में नहीं बनता था, विदेशों से आता था और सामान्य तौर पर बहुत कम था। आज हम बड़े गौरव के साथ कह सकते हैं कि मोदी जी ने हमारे लोकल उद्यमियों को प्रोत्साहित करके आज पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट 4.5 लाख प्रतिदिन भारत में बन रहा है और अब पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट की कोई कमी नहीं रही है। इसको हमको समझना चाहिए, इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। जब लॉकडाउन लगा था तो उस समय एक भी कोविड हॉस्पिटल डेडिकेटेड नहीं था। आज 2 लाख कोविड के 1000 कोविड के डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स हैं, 2 लाख कोविड को डेडिकेटेड बेड्स हैं। आज लगभग 21,000 वेंटिलेटर्स हैं और 60,000 वेंटिलेटर पीएम केयर फंड से 2,000 करोड़ रुपए खर्च करके 1 महीने में यानी जून में ही वह पहुंचने वाले हैं, वो काम उनका शुरू हो गया है और इंडिजिनस वेंटिलेटर्स भी बन रहे हैं। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। जब लॉकडाउन हुआ था तो उस समय हमारी कैपेसिटी ऑफ टेस्टिंग 1500 थी। आज हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी 1.5 लाख प्रतिदिन हो गई है। उस समय हमारे पास ये इस तरीके की व्यवस्था नहीं थी जिसमें हम टेस्टिंग कर सकें, लेकिन आज हमारे पास वो टेस्टिंग की फैसिलिटीज सारी की सारी विद्यमान है। आइसोलेशन बेड्स, आईसीयू यूनिट्स, लगभग 20,000 बेड्स आईसीयू के हमारे पास तैनात हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि किस तरीके से मोदी जी ने, चाहे वो वेंटिलेटर्स का विषय हो, चाहे वो टेस्टिंग का विषय हो, चाहे कोविड की लड़ाई का विषय हो, सभी में हम सब लोग सफल हुए हैं, ये मैं कहना चाहता हूं। दुनिया में जो अफेक्टेड बाय कोरोना है, ऐसे 108 देशों में, इंडिया में सिर्फ 28 ऐसे अफेक्टेड हैं। 28 का नंबर है जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए पर लाख, यानी 108 अफेक्टेड हैं दुनिया के उस रिकॉर्ड में, लेकिन हमारे यहां पर लाख 28 केसेस हैं। इसको हमको समझना चाहिए। इसी तरीके से दुनिया में जो डेथ पर लाख हो रही है वो 5.87 है और हमारे यहां ये 0.92 है। यह भी हमको समझना चाहिए। यह इसलिए संभव हुआ है क्योंकि लॉकडाउन समय पर लगा, बोल्ड डिसीजन लिया और उसके कारण देश को मोदी जी ने तैयार किया और देश तैयार हुआ और उसके कारण आज ये आंकड़े हमको देखने को मिलते हैं कि जहां दुनिया में डेथ रेट बहुत ज्यादा है, वहां हमारे यहां बहुत कम है। जान किसी की भी जाए वो बहुमूल्य होती है, लेकिन फिर भी
जान को बचाने का हर संभव प्रयास मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। इस बात को हमको समझना चाहिए। मित्रों, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश ने दो किस्म के नेतृत्व, दो विशेष नेतृत्व क्षमताएं देखी। एक कि सारे देश में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के विषय को लेकर के सबको एक लड़ी में पिरो करके सबको साथ लेकर के चलने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। इसी लॉकडाउन की अवस्था और अनलॉक के परिस्थिति में 6 बार सभी मुख्यमंत्रियों के साथ उन्होंने विचार विमर्श किया। कैसे हमको कोरोना के साथ लड़ाई लड़नी चाहिए, क्या करना चाहिए, किस चीज को हमको पूरा करना चाहिए, क्या व्यवस्था करनी चाहिए, आपके यहां क्या चल रहा है, आपके क्या सुझाव हैं। इन सारी बातों को पूरा करने का काम मोदी जी ने 6 बार मुख्यमंत्रियों को मिला करके यह काम किया है। हम यह भी जानते हैं कि कुछ मुख्यमंत्रियों के अपने एजेंडे रहे होंगे, कुछ की अपनी समस्याएं रही होंगी, कुछ के अपने राजनीतिक एजेंडे भी रहे होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी एक लड़ी में सबको पिरो करके चलाने का काम और देश को नेतृत्व देने का काम और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को लेटर और स्पिरिट में इंप्लीमेंट करके देश को कोरोना से लड़ने की ताकत देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इस बात को हमको समझना चाहिए। यही नहीं, जन भागीदारी। हमने सुना था कि जब लाल बहादुर शास्त्री जी कुछ आह्वान करते थे या किया था 1965 की लड़ाई में, तो दुनिया ने उसको रिस्पॉन्ड किया था। लेकिन उसके बाद अगर इस तरीके का किसी की बात को किसी ने सुना है, देश ने सुना है, 135 करोड़ की जनता ने सुना है और कोरोना की लड़ाई में जन सहभागिता बनाई है, तो वो मोदी जी के आह्वान पर हुआ। ऑन द कॉल ऑफ नरेंद्र मोदी देश ने पूरा रिस्पॉन्ड किया और वो हम सबको मालूम है। जब उन्होंने कहा जनता कर्फ्यू, तो बिना एक सिपाही लगाए हुए सारे देश ने जनता कर्फ्यू को फॉलो किया। जब उन्होंने कहा कि कोरोना वॉरियर्स को समर्थन देना है, उनको सबल देना है, उनको ताकत देनी है, उनका हौसला बढ़ाना है, तो थाली बजाओ और ताली बजाओ, तो देश के घर घर से लोगों ने थाली भी बजाई, ताली भी बजाई और बाद में यूरोप के देशों ने भी उसको फॉलो किया और बाद में वहां भी थाली बजी और ताली बजी। ये हम सबको मालूम है। उसी तरीके से कोरोना की लड़ाई के लिए अंधेरे से दीपक की ओर चलो, हौसला बढ़ाओ, सारा भारत एक है इसलिए दिया जलाओ। इसके कार्यक्रम को भी सभी लोगों ने ऐसे मनाया जैसे सारा देश मोदी जी के साथ खड़ा है, कोरोना की लड़ाई में खड़ा है, अंधेरे से उजाले की ओर जाने के लिए तैयार है और कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा, यह संदेश उसमें से निकल करके आया है। अगर मैं बात करूं पुष्प वर्षा की, ऐसी कल्पना रखी मोदी जी ने कि हमारे डॉक्टर्स के लिए, हमारे हॉस्पिटल स्टाफ के लिए, हमारे सफाई कर्मचारी के लिए पुष्प वर्षा करके यह बताया कि तुम अकेले नहीं हो, आप अकेले नहीं हैं, सारा समाज आपके साथ है, सारी डिफेंस फोर्सेस आपके साथ हैं। इस तरीके के कार्यक्रम को करने का प्रयास किया। यही नहीं, अगर हम कोरोना की लड़ाई को देखें तो होलिस्टिक में, संपूर्णता में इस लड़ाई को लड़ने का जो दृष्टि दी वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने दी है। ये मैं मोदी 2 के प्रथम वर्ष के जो चैलेंज कोरोना आया उसके बारे में विस्तृत रूप में आपको बताना चाहता हूं। वो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज। यह पैकेज 1,70,000 करोड़ रुपए का। वर्ल्ड बैंक ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा, डॉक्टर टेड्रोस ने कहा, डायरेक्टर जनरल ने, मिस्टर मोदी हैज शोन द राइट वे। मोदी जी ने सही रास्ता दिखाया है और उन्होंने कहा हेल्थ इश्यूज के साथ साथ इकोनॉमिक इश्यूज को भी एड्रेस करने का काम किया है। अगर हेल्थ को संभालना है तो उनके आर्थिक पक्ष को भी संभालना पड़ेगा। यह वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि दुनिया को इसको फॉलो करना चाहिए, यह बात उन्होंने कही। 1,70,000 करोड़ रुपए का पैकेज, 80 करोड़ की जनता को पूरे 3 महीने तक 5 किलो आटा या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल और बाकी व्यवस्थाओं के साथ 80 करोड़ जनता को भोजन की व्यवस्था करने का काम नरेंद्र मोदी जी के गरीब कल्याण पैकेज ने किया। 8 करोड़ बहनों के घर में
3 महीने के लिए 3-3 सिलेंडर पहुंचाना, मुफ्त सिलेंडर पहुंचाना, यह काम भी मोदी जी की सरकार ने किया है। जनधन योजना के तहत 20 करोड़ बहनों तक उनके अकाउंट में 500 रुपए लेकर के 1500 रुपए, इस तरीके की भी व्यवस्था करने का काम मोदी जी की सरकार ने किया। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत जून में मिलने वाली किश्त उनको अप्रैल महीने में 2000 मिल गया और 8 करोड़ 70 लाख किसानों के खाते में 2000 रुपए जमा हुआ। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। मित्रों, भारत की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में यही नहीं रुकी है, उन्होंने 20 लाख करोड़ रुपए का आत्मनिर्भर पैकेज भी दिया। यह आत्मनिर्भर पैकेज को हमारे कार्यकर्ताओं को गहराई से समझना पड़ेगा। यह सिर्फ पैसे का सपोर्ट नहीं है, यह पैसे के सपोर्ट के साथ साथ भारत को अगले 3 साल में आत्मनिर्भर कैसे बनाएगा, इसकी भी योजना बड़े विस्तृत रूप से की गई है। इसको हमको समझना चाहिए। जहां 3 लाख करोड़ रुपए एमएसएमई सेक्टर को तुरंत खड़ा होने के लिए योजना को किया गया, एमएसएमई सेक्टर को कोलैटरल बैंक का लोन देकर के ये जो बीच में मंदी आई इसको ठीक करने का जहां प्रयोजन किया गया। जून 1 से लेकर आज 21 जून तक 50,000 करोड़ रुपए इसमें से निकल गए हैं, लोगों ने लोन ले लिया है। इस बात को हमको समझना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। ये 1 लाख करोड़ ये एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर, फार्म गेट, मित्रों, जब ये 1 लाख करोड़ रुपए आप सब लोगों के माध्यम से जब जमीन पर लगेगा तो भारत के किसान की दृष्टि भी बदलेगी, दिशा भी बदलेगी और दशा तो बदलेगी ही बदलेगी। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। बहुत नीचे तक सारा इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर का खड़ा होगा। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनी थी और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अटल जी के समय लागू हुई थी, उस समय किसानों की तस्वीर बदलने का योजना बना था, लेकिन उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई काम नहीं हुआ। आज जब ये 1 लाख करोड़ रुपए एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर में लगेगा और उसके माध्यम से सारी चीजों को खड़ा किया जाएगा तो एग्रीकल्चर की तस्वीर बदलेगी। मित्रों, हमारे 50,000 करोड़ 5,000 करोड़ रुपए ये जो हम लोगों ने खर्च करना है, ये स्ट्रीट वेंडर्स को लोन देने में, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। लगभग 50 लाख हमारे रेड़ी वाले, ठेड़ी वाले, ठेला लगाने वाले, फेड़ी लगाने वाले, इनको मदद करने का इंतजाम है। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से जरूर निवेदन करूंगा, इन 50 लाख लोगों का पंजीकरण म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में, कमिटी में, नगर पंचायत में जरूर करा करके इनको भी पूरा समर्थन दे और इनके लिए सहयोग करे। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। 3,500 करोड़ रुपए आत्मनिर्भर के दृष्टि से, पैकेज की दृष्टि से हमारे माइग्रेंट लेबरर्स को देने का काम करने का योजना बना है, इसको भी हमको समझना चाहिए। मित्रों, मैं ये कह रहा था कि ये जो आत्मनिर्भर पैकेज है, ये सिर्फ पैसे देने का ही इंतजाम नहीं है, इसमें रिफॉर्म्स भी हैं। फिर वो एपीएमसी रिफॉर्म्स हो, फिर वो मार्केटिंग बोर्ड के रिफॉर्म्स हो, फिर वो एग्रीकल्चरल सेक्टर के रिफॉर्म्स हो, फिर वो इंडस्ट्रियल सेक्टर के रिफॉर्म्स हो, फिर वो कोल सेक्टर के रिफॉर्म्स हो, फिर वो एयर स्पेस के रिफॉर्म्स हो। हर एक रिफॉर्म्स को लाकर बॉटलनेक हटा करके भारत किस तरीके से जल्द आत्मनिर्भर बन सकता है और अपने योजना के तहत आगे बढ़ सकता है, इसका इसमें योजना किया गया है। इसको हमको समझना चाहिए। वैसे ही वोकल फॉर लोकल, इसका उत्तर प्रदेश में इमेंस पोटेंशियल है और सपोर्ट भी है। अगर हम आगरा, कानपुर के लेदर उत्पादन की बात करें, बहुत बड़ा समर्थन इसमें मिलने वाला है, जिसको हमको उपयोग करना चाहिए। हमारे लखनऊ की चिकन एम्ब्रॉयडरी, इस पर हमको विशेष ध्यान देते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। वाराणसी का टेक्सटाइल्स आगे बढ़ सकता है, बुलंदशहर की पॉटरी आगे बढ़ सकती है, मेरठ का स्पोर्ट्स उत्पादन आगे बढ़ सकता है, मुरादाबाद का तांबा उद्योग आगे बढ़ सकता है, उसी तरीके से कन्नौज का इत्र आगे बढ़ सकता है। ये सब मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि वोकल फॉर लोकल और वोकल फॉर लोकल एंड मेक इट ग्लोबल, हमको ग्लोबल ले जाना है। अपने ऊपर जो उपज है उसको ग्लोबल बनाना है, इस दृष्टि से हमको काम करना है।
और इसको पूरी की पूरी ताकत के साथ हम सहयोग करते हुए इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की संभावनाएं हर जिले में एक समान के साथ जोड़ने का जो योगी जी की योजना है वो जरूर इसमें से आगे बढ़ेगी और उसको हम लोगों को ताकत मिलेगी, स्थानीय लोगों को ताकत मिलेगी, ये हम कह सकते हैं। जब हम कोविड के मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसका नेतृत्व संभाला। यह मोदी जी का इनिशिएटिव था कि G20 देशों को वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से कोरोना की क्राइसिस में एकजुट होने का आह्वान किया। और मुझे खुशी है और गौरव महसूस होता है कि हमारे मोदी जी के, हमारे प्रधानमंत्री जी के इनिशिएटिव पर G20 की मीटिंग बुलाई गई, वर्चुअल मीटिंग हुई, दुनिया के देश इकट्ठे हुए और उन्होंने कोरोना क्राइसिस के बारे में डिस्कस किया। इसी आत्मनिर्भर पैकेज के बारे में, स्टिमुलस के बारे में वर्ल्ड बैंक ने कहा इंडिया हैज गिवन द राइट काइंड ऑफ पैकेज। यही बात यूएन ने कही कि इंडिया हैज गिवन द राइट टाइप ऑफ पैकेज। और हम सबको मालूम है इसी कोरोना की लड़ाई में हम लोग दैनंदिन वीडियो कॉन्फ्रेंस में मिलते थे। हर दिन नई समस्या, अनकैलकुलेबल, अकल्पनीय समस्याएं और समस्याओं का निवारण सबने मिलकर के किया। हमें मालूम है, हम चाहते थे कि हमारे श्रमिक भाई वहीं रहें जहां वो थे। हम चाहते थे उनके लिए राशन की व्यवस्था भी की, लेकिन भावनात्मक कारणों से वो घर जाना चाहते थे। आप सब लोगों ने बड़ी मेहनत की, बहुत उच्चतम काम किया, बहुत तरीके से उनको पहुंचाने का काम किया। लगभग 4000 से ज्यादा श्रमिक ट्रेन चलाई, आपने बसें चलाई। आपके बसें चलने के कारण लोगों को राहत मिली और उत्तर प्रदेश ने तो इसमें उत्तम काम किया है, यह मैं जरूर कहना चाहता हूं। और उन्होंने इसको डील करने का काम किया है, यह मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। बहुत उत्तम काम किया, लीड लिया है उत्तर प्रदेश ने। चाहे वो श्रमिक ट्रेन को, अपने लोगों को सही जगह पर पहुंचाने का विषय हो, क्वारंटाइन करने का विषय हो, उत्तर प्रदेश से बिहार जाने वाले लोगों को राहत देने का विषय हो, उत्तर प्रदेश से जाने वाले लोगों की समस्याओं को सुलझाने वाला विषय हो, सभी विषयों में उत्तर प्रदेश ने प्रोएक्टिव रोल अदा किया है। योगी जी और उनके टीम को मैं बधाई देता हूं जिन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया। यह ठीक है कि यह कल्पना से परे था, यह समस्या कल्पना से परे थी, अकल्पनीय था, इसको पूरा करना था, लेकिन यह पूरा हम नहीं कर पाए। उस समय हम नहीं कर पा रहे थे। दैनंदिन हम लोगों ने इसकी योजना बनाई, मोदी जी ने और योगी जी ने मिलकर के इसका योजन किया और इस योजन करते हुए इसको हम उनको सुरक्षित अपने घरों तक पहुंचाने में सफल हुए। इस बात को हमको समझना चाहिए। लेकिन हां, पार्टी भी पीछे नहीं रही। मुझे खुशी है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पर शेल्टर लगाए, उनको ठहरने का इंतजाम किया, उनको भोजन कराया, उनको भोजन के पैकेट पहुंचाए। इतना ही नहीं, इससे आगे बढ़कर के उनको चरण पादुकाएं दी ताकि उनके पांव में छाले न पड़े, वो ठीक ढंग से, और उनके गाड़ी की व्यवस्था की ताकि वो अपने स्थानों पर पहुंच सके। इस तरीके का काम किया गया, बहुत उच्चतम काम किया। पार्टी ने भी बहुत अच्छा काम किया। लेकिन मित्रों, मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि इन सब के बावजूद, ये सारे काम करने के बावजूद विपक्ष ने राजनीति और राजनीति इसके सिवाय कुछ नहीं किया। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि ये सारे संक्रमण काल में विपक्ष ने सिवाय पॉलिटिक्स के और कुछ नहीं किया। हम लंबे समय तक विपक्ष में रहे। 62 में देश पर संक्रमण आया, उस समय के हमारे नेता उस सरकार के साथ खड़े रहे। 65 में लड़ाई हुई पाकिस्तान के साथ, सारा देश और हमारी पार्टी पूरी की पूरी उस समय के सरकार के साथ खड़ी रही। उसी तरीके से 70 के दशक में जब बांग्लादेश को आजाद कराना था, सारी पार्टी खड़ी रही। लेकिन जब संक्रमण भारत पर आया, कोरोना का संक्रमण हो या चीन का, हमेशा कांग्रेस पार्टी ने पॉलिटिक्स की है। इस बात को हमको समझना चाहिए। बहुत गैर जिम्मेदाराना व्यवहार किया। जब लॉकडाउन लगा रहे थे तो कहने लगे लॉकडाउन क्यों लगा रहे हो, क्यों लगाया जा रहा है लॉकडाउन, नहीं लगाना चाहिए। अरे आपको मालूम नहीं था कि आपके खुद के मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन लगा दिया है, पंजाब ने लगा दिया, राजस्थान ने लगा दिया, तुम्हारे नेता तुम्हारी ही बात नहीं सुनते। फिर जब लॉकडाउन बढ़ाने की बात आई तो कहने लगे लॉकडाउन बढ़ा क्यों रहे हो,
अरे आपको नहीं मालूम कि आपके मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री से अपील की है कि लॉकडाउन बढ़ाया जाए? हम बढ़ाना चाहते हैं। जब लॉकडाउन उठाने की बारी आई, तो हमारे ध्यान में आया कि पूछने लगे कि इसको उठा क्यों रहे हो, इसका रोड मैप क्या है। मैं कांग्रेस पार्टी को बड़े स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत के विकास का रोड मैप तैयार है। तुम अपने कांग्रेस पार्टी के रोड मैप की चिंता करो, वो नीचे ही नीचे जा रही है, हर दिन जा रही है। विपक्ष भी करने नहीं आता। मैं तो ये कहूंगा, लंबे समय तक विपक्ष में रहा हूं, हमसे ट्यूशन ले लो, हम आपको बता देंगे कि विपक्ष किस तरीके से किया जाता है। आपको यह भी नहीं मालूम कि विपक्ष क्या होता है। संक्रमण काल में विपक्ष, सोनिया गांधी जी कहने लगी पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए। अरे पूछा पंजाब में बढ़े कि नहीं बढ़े? अरे पूछा राजस्थान में बढ़े कि नहीं बढ़े? अरे पूछा छत्तीसगढ़ में बढ़े कि नहीं बढ़े? और पूछा कि महाराष्ट्र में बढ़े कि नहीं बढ़े? सब जगह पेट्रोल के दाम तुम्हारे मुख्यमंत्रियों ने बढ़ा दिया, तुम्हारी बात नहीं सुन रहे, और तुम प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिख रही हो। क्या है, आप प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिख रहे हैं? क्या है आपकी राजनीति? किस तरीके की आप राजनीति कर रहे हैं? आपका तो भगवान भी अब साथ नहीं दे रहा है। नरेंद्र मोदी इज सुरेंद्र मोदी। वो नरों के ही नेता नहीं, अब सुरों के भी नेता हैं। यह बात आपकी जुबान से निकलती है, इस बात को समझना चाहिए, आपके ट्विटर से निकलती है। इसलिए भगवान भी शुभ सोच रहा है, इस बात को समझना चाहिए। यू शुड अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ गॉड। मोदी जी नरों के ही नेता नहीं, नरों के ही राजा नहीं, सुरों के, देवताओं के भी राजा। इस तरीके की भाषा बनती है, यह हमको समझना चाहिए। मैं इसलिए आपसे ये सारी चर्चाएं कर रहा हूं क्योंकि अब गलवान घाटी की बात ले लीजिए। जिस तरीके से भारत के फौज वहां पर लड़ाई लड़ करके अपनी एक एक इंच जमीन संभाल करके हमारे चीनी लोगों को खदेड़ते हुए अपनी सीमाओं की रक्षा की है, उनकी शहादत जहां हम सब लोग याद करते हैं, नमन करते हैं, और पूरा देश उनके साथ खड़ा है, वहां कांग्रेस पार्टी उनका मनोबल तोड़ने के लिए दिन रात एक कर रही है। इस बात को समझना चाहिए। हम नहीं पूछ रहे तुमसे कि यूपीए के समय में चीन ने कितनी हमारी जमीन ले ली। हम ये नहीं तुमसे पूछ रहे कि तुम्हारे जमाने में चीन के बॉर्डर पर कितने किलोमीटर सड़क तुमने बनाई। आज हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि 2014 से लेकर के 2019 में सारे बॉर्डर की 98%, 98% सड़क बन करके तैयार हो गई है। यह बात हमको समझनी चाहिए। देश को इक्विप किया है मोदी जी ने, देश की मारक शक्ति को इंप्रूव किया है, मिलिट्री की शक्ति को इंप्रूव किया है, हमारे स्ट्राइकिंग कैपेसिटी भी बढ़ी है, हमारी ट्रेनिंग भी बढ़ी है, हमारी मिलिट्री के अस्त्र शस्त्र भी बढ़े हैं, और हमारी डिप्लॉयमेंट भी बढ़ी है। इस बात को समझना चाहिए। हमारी पेट्रोलिंग भी बढ़ी है, यह समझना चाहिए। मैं देश को आश्वासन देते हुए बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में देश की धरती और देश के बॉर्डर एक एक इंच सुरक्षित हैं और मजबूत हैं। इस बात को हमको समझना चाहिए। मित्रों, अगर हम बात करें, आज कल प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत की है। मुझे खुशी है, उसमें 50,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। 116 जिले हैं, 6 प्रदेश हैं, उत्तर प्रदेश भी उसमें से एक है, और उत्तर प्रदेश के 31 जिले उसमें आते हैं। आप देखिए कितनी गहराई से इस योजना को बनाया गया है। योगी जी ने इसमें बहुत बढ़ चढ़ करके इसमें सहयोग करते हुए तीव्र गति से अपने प्रशासन को आदेश दिया है कि इसको हम लोग जमीनी स्तर पर नीचे उतारें। यह हमारे जो प्रवासी मजदूर आए हैं उनको वहीं पर बैठ करके किस तरीके से उनका रोजगार दिया जा सकता है, उनको स्वयं रोजगार कैसे दिया जा सकता है, उनको सरकारी काम में रोजगार कैसे दिया जा सकता है, इसका उसमें योजन किया गया है। और लगभग नहीं, 50,000 करोड़ रुपए इसमें रखे गए हैं इस एनवेलप में, और इसके तहत ये काम को आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है। 25 तरीके के प्रोजेक्ट्स इसमें शामिल किए गए हैं। कल ही इसको लॉन्च किया गया है। मैं यहां भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा, बूथ पर जाकर के जो प्रवासी आया है, हमारा प्रवासी माइग्रेंट लेबरर आया है,
उससे हमको संपर्क करना चाहिए, उसके साथ हमको जानकारियां लेना चाहिए और साथ ही साथ उसको रोजगार में हम कैसे जोड़ सकते हैं, इस काम को भी हमको करना चाहिए। यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। मित्रों, ये मैंने आपसे चर्चा की एक साल में कोरोना की लड़ाई में किस तरीके से आपदा को अवसर में बदलने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है, यह हमको समझना चाहिए। लेकिन मैंने यह भी कहा कि 2019-20 ये साल ये उपलब्धियों का साल है। और जब मैं ये उपलब्धियों का साल कहता हूं तो चाहे वो हमारे साथ दिल्ली में बैठे हुए हमारे नेता हो, चाहे हमारे योगी जी और हम लखनऊ में बैठे हुए हमारे नेता हो, हम सब लोग एक बात को याद रखते होंगे कि बचपन से हम एक नारा लगाते रहे, एक देश में दो निशान, दो विधान, दो संविधान नहीं चलेंगे। आशा थी हमारी कि हम इसको पूरा करेंगे। कभी वातावरण नहीं था, कभी ताकत नहीं थी, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में जब ताकत आई तो वो मोदी जी की इच्छा शक्ति थी और अमित शाह जी की रणनीति थी, जिसने धारा 370 को संसद के पटल पर धाराशाही कर दिया। यह बात हम आपसे शेयर करना चाहते हैं, धाराशाही कर दिया। हम जानते हैं ये हमारा भावनात्मक संबंध था, यह भावनात्मक विषय था। सारा देश खुश हुआ। हम नारा लगाते थे, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत खुश हुआ। हमारा भावनात्मक मामला था। लेकिन मैं यहां पर आपसे यह भी चर्चा करना चाहूंगा कि यह कश्मीर को मुख्य धारा में शामिल करने का जहां योजन हुआ, जहां धारा 370 कश्मीर में अलगाववाद के बीज बोने का काम कर रहा था, उससे हम मुख्य धारा में शामिल हुए हैं, इसको भी हमको समझना चाहिए। और जितनी खुशी हम सब लोगों को यहां हुई है, इससे ज्यादा खुशी लोगों को कश्मीर में और श्रीनगर में हुई है। यह बात हमको समझनी चाहिए। और मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, पाकिस्तान कितनी भी कोशिश करे, लेकिन कश्मीर की जनता और श्रीनगर की जनता भली भांति जानती है कि विकास संभव हुआ है तो वह मोदी जी के राज्य में हुआ है। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। आप बताइए कि आज दिन तक वहां ट्राइबल रिजर्वेशन नहीं था। हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता ट्राइबल 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 आवाज लगाते रहते हैं। हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता हमारे मुस्लिम भाई आवाज लगाते रहते हैं। श्रीनगर में हमारा मुस्लिम भाई गुजर और बकरवाल ये ट्राइबल था, लेकिन जम्मू कश्मीर की विधानसभा में एक भी ट्राइबल सीट नहीं है। जम्मू कश्मीर से लोकसभा में एक भी ट्राइबल सीट नहीं है, क्योंकि वहां ट्राइबल रिजर्वेशन नहीं था। आज जब धारा 370 समाप्त हुई है, परिसीमन होगा, डीलिमिटेशन होगी, ट्राइबल रिजर्व सीट्स बनेंगी और पहली बार हमारा गुजर और बकरवाल ट्राइबल सीट से जीतकर जम्मू कश्मीर की विधानसभा में पहुंचेगा। यह परिस्थिति आकर के खड़ी हुई है, यह हमको समझना चाहिए। उसी तरीके से हमारे यहां जो वाल्मीकि भाई थे, जो हमारे वाल्मीकि लोग थे, जो पंजाब से लाकर के बसाए गए थे, उनको कहा था कि तुमको मुख्य धारा में शामिल करेंगे। लेकिन आपको जानकर के दुख भी होगा और आश्चर्य भी होगा कि वाल्मीकि भाई का बेटा सिर्फ सफाई कर्मचारी की नौकरी कर सकता था जम्मू कश्मीर में, और कोई नौकरी उसको नहीं मिलती थी, सिर्फ सफाई कर्मचारी की नौकरी मिलती थी। लेकिन अब धारा 370 समाप्त होने के बाद सफाई कर्मचारी का बेटा डॉक्टर भी बनेगा, इंजीनियर भी बनेगा, जज भी बनेगा, पुलिस ऑफिसर भी बनेगा और जम्मू कश्मीर के मुख्य धारा में शामिल होगा। यह परिस्थिति आकर के खड़ी हुई। हम सबको शायद मालूम नहीं होगा कि जम्मू कश्मीर की बहन अगर वह कश्मीर से बाहर किसी के साथ विवाह करती थी तो उसकी श्रीनगर में संपत्ति में उसका अधिकार वंचित हो जाता था, उसको वो प्रॉपर्टी राइट नहीं मिलता था, क्योंकि धारा 370 लगी हुई थी। आज धारा 370 हटी है। हमारी बहनें जम्मू कश्मीर की, वो भारत के किसी देश में किसी से भी उनका विवाह हो जाए, श्रीनगर में और जम्मू में उनकी प्रॉपर्टी पर बराबर का अधिकार होगा महिलाओं का। यह बात हमको ध्यान में रखना चाहिए, बहनों पर बराबर का अधिकार होगा।
जम्मू कश्मीर का मैं लंबे समय तक प्रभारी रहा हूं। मुझसे लोग जम्मू कश्मीर में और श्रीनगर में मिलते थे। ये जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर वाली बात थी, जो लोग हमारे इधर आए थे या हमारे वेस्ट पाकिस्तान से जो लोग आए, जो यहां जम्मू कश्मीर में थे, वो काउंसिलर का भी चुनाव नहीं लड़ सकते थे, काउंसिलर का चुनाव भी नहीं लड़ सकते थे। लेकिन अब यह धारा 370 समाप्त हुई है, वो काउंसिलर का भी चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा का भी चुनाव लड़ेंगे, लोकसभा का भी चुनाव लड़ेंगे और भारत सरकार में मंत्री भी बन सकेंगे। यह परिस्थिति होगी। वेस्ट पाकिस्तान से आया हुआ आदमी, रेफ्यूजी, वहां चुनाव तक नहीं लड़ सकता था। यह परिस्थिति थी। भारत के 106 कानून जम्मू कश्मीर की धरती पर नहीं लगते थे। प्रोविजन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस, यह प्रोविजन वहां नहीं था। प्रिवेंशन अगेंस्ट चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस, यह प्रोविजन वहां नहीं था। बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता रहे, एंटी करप्शन एक्ट वहां लागू नहीं था। वहां भारत के संविधान का 73 और 74 संशोधन लागू नहीं था। राजीव गांधी ने 73 और 74 संशोधन लाए थे। कांग्रेस के मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद वहां पर लंबे समय मुख्यमंत्री रहे, वो लागू नहीं करा पाए। लेकिन अब धारा 370 हटी, 35A गया। अब जो मोदी जी पैसा यहां से भेजते हैं वो सीधा पंचायत तक जाता है और विकास होता है, वह कोई जम्मू कश्मीर के ट्रेजरी में रुक नहीं जाता। इस बात को हमको समझना चाहिए। इसलिए मित्रों, जम्मू कश्मीर के दृष्टि से हमको समझना होगा कि हमसे ज्यादा खुशी जम्मू कश्मीर के लोगों को है, क्योंकि उनकी मुख्य धारा में शामिल होने का मौका मिला, अवसर मिला। यह हमको समझना चाहिए। अगर हम ट्रिपल तलाक की बात करें, बड़े हैरानी की बात है, पाकिस्तान इस्लामिक देश है, वहां ट्रिपल तलाक नहीं है। बांग्लादेश इस्लामिक देश है, वहां ट्रिपल तलाक नहीं है। अफगानिस्तान इस्लामिक देश है, वहां ट्रिपल तलाक नहीं है। सीरिया इस्लामिक देश है, वहां ट्रिपल तलाक नहीं है। उसी तरीके से हमारा इंडोनेशिया मुस्लिम बहुतायत देश है, वहां ट्रिपल तलाक लागू नहीं है। हमारा मलेशिया, इंडोनेशिया बहुतायत है मुस्लिम, लेकिन यहां ट्रिपल तलाक लागू नहीं है। टर्की मुस्लिम देश है, लेकिन वहां ट्रिपल तलाक लागू नहीं है। लेकिन भारत में, सेकुलर देश में, यह ट्रिपल तलाक लगभग 9 करोड़ हमारी बहनों को जो आजादी मिलनी चाहिए थी, वो आजादी नहीं थी और सदियों की कुरीति यहां चली आ रही थी। यह प्रधानमंत्री मोदी जी की इच्छा शक्ति थी कि ट्रिपल तलाक समाप्त हो गया और हमारी मुस्लिम महिलाओं को मुख्य धारा में शामिल होने का मौका मिला और इस कुरीति से उनको हम लोग निजात दिला पाए। इस बात को हमको समझना चाहिए। हम CAA की बात करना चाहते हैं, सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट की बात करना चाहते हैं। महात्मा गांधी ने 1948 में कहा कि जो धार्मिक कारणों से प्रताड़ित होकर के भारत आ रहे हैं, उनको हमको मुख्य धारा में शामिल करना चाहिए। और महात्मा गांधी ने कहा इनको नौकरी देनी चाहिए और इनके जीवन यापन की व्यवस्था करनी चाहिए। 1950 में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जो लोग बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, और उस समय बांग्लादेश यानी ईस्ट पाकिस्तान था, और अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में, वेस्ट पाकिस्तान में, जो लोग धार्मिक कारणों से प्रताड़ित किए जा रहे हैं, उनको हमको आपदा राहत कोष से उनकी हमको पैसे दे करके उनको हमको बसाने का काम करना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू ने 1950 में कहा। 2003 के दिसंबर में मनमोहन सिंह ने कहा कि अफगानिस्तान से सिख भाई आए हैं, 20 साल हो गए हैं। बांग्लादेश से लोग आए हैं, 15 साल हो गए हैं। हमारे अपने यहां से पाकिस्तान से लोग आए हैं, इनको यहां पर सिटीजनशिप राइट देनी चाहिए। यह 2003 में राज्यसभा में दिसंबर महीने में गृह मंत्री उस समय के लाल कृष्ण आडवाणी के सामने मनमोहन सिंह ने कहा। यह अलग बात है कि आप 10 साल प्रधानमंत्री रहे, आप नहीं कर पाए, लेकिन ये मोदी जी थे जिनकी इच्छा शक्ति थी और CAA, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लागू करके इनको मुख्य धारा में शामिल करने का काम मोदी जी ने किया है। इस बात को हमको समझना चाहिए। और फिर मैं कहूंगा कि ये कहने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं। आप देखिए, बांग्लादेश में 23% 1947 में माइनॉरिटीज थी,
आज वहां 3% रह गई। पाकिस्तान में 24% जो थे वो रिलीजियस माइनॉरिटीज थी, आज वहां पर 2% 3% रह गए। अफगानिस्तान में 50,000 सिख फैमिलियां थी, 50,000, आज 3,000 रह गए। कहां चले गए ये लोग? कहां बिफर गए ये लोग? और आए कौन है वो भी समझिए। ये मतवा समाज दलित समाज है, ये मेघवाल समाज ये दलित समाज है, हमारे सिंधी भाई ये सब आए हैं। आज कांग्रेस पार्टी दलितों की दुहाई देती है। अरे दलित समाज के लोग आए हुए हैं, बड़ी संख्या में आए हैं, मतवा समाज है, मेघवाल समाज है, उनको सिटीजनशिप दी गई। लेकिन तुम्हारी राजनीति कभी समाप्त ही नहीं होती, देश से ऊपर राजनीति। मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए दल देश के लिए है और कांग्रेस पार्टी में देश दल के लिए है। यह परिस्थिति आकर के खड़ी है, यह हमको समझना चाहिए। हम देश के लिए हैं, देश से ऊपर कुछ नहीं है। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि उनके लिए सिर्फ दल और पॉलिटिक्स इसके सिवाय कुछ नहीं है। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। यहां योगी जी बैठे हुए हैं, उनके नेतृत्व में भव्य राम मंदिर बनने की बात, इसकी लड़ाई कितने लंबे समय तक लड़ी गई। हमारी सारी भारत की जनता, भारत के आवाम आस्था का विषय मान करके करोड़ों लोग सदियों से इंतजार करते रहे, करोड़ों लोग सदियों से इंतजार करते रहे। लेकिन कांग्रेस पार्टी का काम लटकाना, भटकाना, अटकाना और सिब्बल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में कहना कि इसका फैसला 2019 से पहले मत करो क्योंकि राम मंदिर का विषय नहीं है, यह बीजेपी का फायदा हो जाएगा। यानी राम मंदिर की आस्था को भी राजनीति से जोड़ने का इतना हल्का काम, इतना घटिया काम, यह कांग्रेस पार्टी की सोच थी। लेकिन मोदी जी की सरकार आपने बनाई, उत्तर प्रदेश से आपने 63 एमपी दिए, देश में 303 एमपी जीत करके आए। मोदी जी के नेतृत्व में देश ने आगे बढ़ने का निर्णय किया। सुप्रीम कोर्ट ने, मैं धन्यवाद देता हूं, डे टू डे हियरिंग करके समयबद्ध तरीके से और चरणबद्ध तरीके से राम मंदिर के पक्ष में फैसला दिया और सर्वसम्मति से फैसला दिया। और अब जब मोदी जी ने न्यास को जमीन दे दी है तो अब भव्य राम मंदिर बनने की तैयारी हो रही है। इस बात को हमको समझना चाहिए। मित्रों, मैं ये सारी बातें आपके सामने इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सदियों से हम लोग इन बातों के लिए रुके हुए थे, सदियों से हम इंतजार कर रहे थे, लेकिन यह काम इस समय संभव हुआ है। इसको हमको समझना चाहिए। देश के हित के लिए मोदी जी ने, अगर आरसेप की बात आई, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पैकेज की बात आई, इकोनॉमिक पार्टनरशिप की बात आई, 16 देश हैं आरसेप में, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में। 16 देश में से 15 देश एक तरफ खड़े थे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा भारत आरसेप में शामिल नहीं होगा। 2012 में मनमोहन सिंह ने इसको इनिशिएट किया था और मोदी जी ने कहा भारत क्यों शामिल नहीं होगा? क्योंकि आरसेप भारत के किसानों के पक्ष में नहीं है, क्योंकि आरसेप भारत के मजदूरों के पक्ष में नहीं है, क्योंकि आरसेप भारत के उद्यमियों के पक्ष में नहीं है। इसलिए भारत आरसेप से अपने आप को अलग करता है। 15 देश एक तरफ और 16वां देश भारत मजदूर, अपने भारत के मजदूर के साथ खड़ा हुआ, किसान के साथ खड़ा हुआ, उद्यमियों के साथ खड़ा हुआ और भारत के किसानों को बचाने का काम और उनकी रक्षा करने का काम मोदी जी ने किया। इस बात को हमको समझना चाहिए। देश को मजबूती प्रदान करने के लिए एनआईए एक्ट में परिवर्तन करके आज कोई भी टेररिस्ट है उसको टेररिस्ट हम घोषित करके और वो कहीं भी एक्टिविटी करता है तो उसका इन्वेस्टिगेशन की ताकत एनआईए को मिलेगी। यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ये कैसा कानून था? लचर कानून। टेररिस्ट को हम टेररिस्ट नहीं कह पाते थे। अब यूएपीए कानून के तहत जो टेररिज्म की एक्टिविटी करेगा उसको टेररिस्ट घोषित करके उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इस तरीके का काम किया गया। ये हमारी बच्चियों के साथ जो दुष्कर्म करने का बात होती थी, मोदी जी ने इसके लिए सजाए मौत, पॉक्सो में प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन सेक्सुअल ऑफेंसेस, इसके तहत परिवर्तन करके अब यह स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी अगर बच्चों के साथ दुष्कर्म करेगा तो सजाए मौत होगी। इस तरीके का योजन किया गया है। इसलिए 1 साल के अंदर
बहुत से ऐसे कानून लेकर के आए जिससे देश मजबूत हो सके, देश ताकत के साथ काम कर सके और देश लोगों को राहत दिला करके मुख्य धारा में शामिल करते हुए देश को विकास की प्रगति में कैसे ले जाया जा सकता है, इस बात का प्रयास हुआ है। जनधन योजना की बात करें तो मुझे खुशी है कि 38 करोड़ लोगों ने जनधन योजना में अपने आप को शामिल किया है। 20 करोड़ बहनों को इसी में से अभी जनधन खाते में उनके राशि गई है। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में 6 करोड़ 5 लाख लोगों ने जनधन खाते से अपने आप को जोड़ा है और कोविड के दौरान लगभग 32 लाख लोगों को 500 रुपए 3 महीने के लिए यानी 1,500 रुपए उन तक पहुंचाने का काम हुआ है। उज्ज्वला योजना के तहत अगर 8 करोड़ लोगों के यहां घर में सिलेंडर पहुंचाने की बात हुई तो कोविड के दौरान 3 सिलेंडर मुफ्त पहुंचाने की बात हुई है और उसी तरीके से यहां उत्तर प्रदेश में 66,77,000 लोगों को उनके घरों में 3-3 महीने का गैस के सिलेंडर पहुंचाने का काम हुआ है। उजाला योजना में अगर 32 करोड़ एलईडी बल्ब बांटे गए और 18,500 करोड़ की बिजली की खपत से बचाव हुआ है तो उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ 60 लाख एलईडी बल्ब बांटे गए और 1,355 करोड़ रुपए का सालाना बिजली का बचत हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत जहां देश में 2014 में 38% ओडीएफ था, ओपन डेफिकेशन फ्री था, आज 2020 में 100% ओपन डेफिकेशन फ्री हो गया है। पूरा का पूरा ओपन डेफिकेशन फ्री हो गया है, यह हमको समझना चाहिए। और उत्तर प्रदेश में भी 1 करोड़ 95 लाख लोगों को यहां 32% ओपन डेफिकेशन फ्री था, आज 100% हो गया है और 1 करोड़ 95 लाख टॉयलेट्स उत्तर प्रदेश में पिछले 4 सालों में बने हैं, उसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। सौभाग्य योजना के तहत 2 करोड़ 62 लाख लोगों के घरों में बिजलियां दी गई और सारे घरों को बिजली से युक्त किया गया। उत्तर प्रदेश में भी 1 करोड़ 24 लाख घर ऐसे थे जो बिजली के बगैर थे, जिनको योगी जी के नेतृत्व में और मोदी जी के आशीर्वाद से उनको इलेक्ट्रीफाई किया गया, उनको इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई गई, उसका योजन किया गया। और मुझे याद है कि मैं पिछले साल फरवरी महीने में प्रभारी होने के नाते एक घर में मुझे दलित के मजरे में हुल्ली बेड़ा में और ये पिपरसंड लखनऊ के पास एक गांव है, वहां जाने का मौका मिला था और वहां बिजली का योजन जो दलित बस्ती में पहुंचा था उसमें शरीक होने का मौका मिला था, उस लाभार्थी से मिलने का मौका मिला था। मैं योगी जी आपको बताना चाहता हूं गांव के आदमी ने क्या कहा। गांव के आदमी ने कहा कि भैया एक समय था कि सालों साल एप्लीकेशन देते थे तो बिजली का नामो निशान नहीं दिखता था और यहां भैया दोपहर को एप्लीकेशन दिया है और शाम को बिजली आ गई है। यह हमने उत्तर प्रदेश के अपने हुल्ली बेड़ा में इस बात को हमने होते हुए देखा है। यह बात उन्होंने कही, यह आंखों देखी बात कह रहा हूं मैंने जमीन पर उतर करके देखा। मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं कि उसके मुंह से यह शब्द निकले कि दोपहर में हमने एप्लीकेशन दी और शाम तक हमारे घर में बिजली पहुंच गई। यह बदलता हुआ तस्वीर हमको देखने को मिला है। मित्रों, मैं यहां बड़े गौरव के साथ कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश ने भी हमारी इस कोरोना की लड़ाई में जहां बहुत अच्छा काम किया, वहीं पैकेज देने में भी सबसे पहले प्रदेश था जिसने श्रमिक पैकेज को अनाउंस किया और 20,37,000 रजिस्टर्ड लेबरर्स को 1,000 रुपए उनके डीबीटी में पहुंचाने का काम किया। यह मैं आपके साथ कहना चाहता हूं। 30 मार्च को 27.15 लाख मनरेगा लेबरर्स को 611 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से उनके घरों में पहुंचाने का काम किया है। उसी तरीके से इसमें पूरे का पूरा जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है 332 करोड़ रुपए और 35 लाख लोगों को इसका फायदा मिला है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में बेनिफिट मिलने वाला जो विषय है उसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 2 करोड़ फार्मर्स को 3,800 करोड़ रुपए का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिला है उत्तर प्रदेश में। यह मैं आपके साथ कहना चाहता हूं। जहां तक फ्री सिलेंडर्स का सवाल है, 1.5 करोड़ लोगों को हाउस होल्ड में 3-3 महीने का गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम उत्तर प्रदेश में हुआ है। जनधन योजना के तहत 3 करोड़ 25 लाख बहनों के खातों में 1,500 रुपए पहुंचने का काम हुआ है। गरीब कल्याण अन्ना योजना के तहत 6 करोड़
67 लाख लोगों को, बेनिफिशियरीज को लाभ मिला है। उसी तरीके से कोविड के केयर फंड के दृष्टि से उत्तर प्रदेश में 4,890 करोड़ रुपए 3 महीने में इसमें खर्च हुए हैं और उसमें से यूपी के एलोकेटेड में 1,220 करोड़ रुपए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हुआ है। 1 लाख आइसोलेशन बेड्स, उसी तरीके से 26,000 क्वारंटाइन बेड्स। यूपी एक अकेला स्टेट है जिसने डिस्ट्रिक्ट लेवल तक भी वेंटिलेटर फैसिलिटी पहुंचाने का काम किया है। यूपी की सरकार को, योगी जी को बहुत बहुत साधुवाद मैं देना चाहता हूं। घर वापसी अभियान के तहत आपने 12,000 स्टूडेंट्स को वापस लाने के लिए जो योजन किया, उसी तरीके से 1,567 ट्रेन में 23 लाख लोगों को आप माइग्रेंट लेबरर्स को बाहर वापस लेकर के आए। 3.5 लाख लेबरर्स और स्टूडेंट्स को आज उनके स्टेट्स में गंतव्य स्थानों तक आपने पहुंचाया है। हर एक दृष्टि से आपने इस काम को आगे बढ़ाने का काम किया है। मित्रों, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि भारत में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में मोदी जी के नेतृत्व में एक नई संस्कृति का उजागर हुआ है, नई संस्कृति बनी है। इसके पहले की संस्कृति थी कमीशन, कट एंड कमीशन, ओनली कमीशन। मोदी जी के आने के बाद भारत की राजनीति की संस्कृति बनी है सेवा, विकास और विकास और विकास। हम विकास की ओर बढ़े। हमने जितनी भी बातें आपके सामने की है वो सारी विकास की योजनाएं आपके सामने कहा है। मित्रों, इसी को हमको आगे बढ़ाना है। मुझे पूरा विश्वास है कि भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में भारत को उच्चतम स्थान पर ले जाएगी और देश आगे बढ़ेगा। कोरोना हारेगा, देश जीतेगा और देश फिर से पूरी ताकत के साथ खड़ा होगा और आगे अग्रसर अपनी दुनिया में छाप बनाने में सफल होगा, ये मैं कहना चाहता हूं। उसी तरीके से योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ेगा। सब लोग मिलकर के विकास को आगे बढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश की छवि देश में बदली है और बदलेगी और तीव्र गति से आगे बढ़ेगा, ये मेरा विश्वास है। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं सभी लोगों से कि मोदी जी का संदेश हमको घर घर तक पहुंचाना है। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि अनलॉक 1 हुआ है, 10 करोड़ परिवारों तक मोदी जी की चिट्ठी पहुंचानी है। 10 करोड़ परिवारों के बारे में हमको जानकारी हासिल करनी है। 10 करोड़ लोगों के बीच में जो कोविड में हम लोगों ने काम किया वो संदेश पहुंचाना है। जम्मू कश्मीर की धारा 370 से लेकर ट्रिपल तलाक से लेकर CAA का संदेश पहुंचाना है और सबसे बड़ा संदेश पहुंचाना है जो मोदी जी ने कहा है कि जब तक कोरोना रहेगा तब तक सेवा ही संगठन रहेगा। इसलिए हम सेवा ही करते रहेंगे, सेवा के ही माध्यम से। फिर चाहे वो मास्क पहुंचाने की बात हो, चाहे वो भोजन पहुंचाने की बात हो, चाहे गरीब लोगों को राहत देने की बात हो, चाहे उनको रोजगार फिर से मुहैया कराने की बात हो, चाहे उनको हमारे इकोनॉमी में फिर से उनको जोड़ने का विषय हो, चाहे हमारे माइग्रेंट लेबरर्स को अगर उचित व्यवस्था होती है तो वापस उनको काम में भेजने की व्यवस्था हो, ये सारी व्यवस्थाओं में निश्चित रूप से हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। मुझे खुशी हुई है कि आपने माइग्रेंट लेबरर्स के विषय को समझा है, उनका पंजीकरण शुरू कराया है, उनके स्किल्स को आपने एग्जामिन करना शुरू किया है, उनको कहां कहां रोजगार दिया जा सकता है इसकी आप चिंता कर रहे हैं, उनको कैसे हम बेटर प्लेस कर सकते हैं इसकी आप चिंता कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश इस काम को उत्तम ढंग से करेगा, मेरा विश्वास है। और हम सब लोग सेवा ही संगठन है इस मंत्र को लेकर के आगे चलेंगे। आपने मेरी बात सुनी और वीडियो के इस वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से दूर दराज तक मैं अपने संदेश को पहुंचा पाया। मैं देख रहा हूं कि दूर दूर तक हमारे कार्यकर्ता स्थान स्थान पर बैठे हैं, सब लोगों को मैं देख पा रहा हूं। आप सबको मेरा नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद और पूरी ताकत से हम लगे इन्हीं शब्दों के साथ। धन्यवाद।